नमस्कार। आज का हमारा विषय है अंधेर नगरी नाटक का अध्ययन। अंधेर नगरी नाटक का अध्ययन हम कैसे करें, उसमें हम क्या देखें और क्या समझें, ये प्रश्न हमारे सामने सबसे पहले उपस्थित होता है। ये एक संक्षिप्त कथानक वाला छोटा सा नाटक है जिसको प्रहसन कहा जाता है। यद्यपि इस पर भी विद्वानों के बीच मतभेद हैं। भारतेंदु ने इसे प्रहसन ही कहा था। सामान्य दृष्टि से देखने पर ये एक सामान्य सा प्रहसन ही नज़र आता है, जिसमें बेतुकी सी व्यवस्था में कुछ बेतुके से पात्र आकर हमारे चेहरे पर कुछ मुस्कान खिला जाते हैं, पर इसकी विशिष्टता को जानने, समझने, परखने के लिए विशेष दृष्टि से इसे देखना पड़ेगा। नाटक पर बात करें उससे पहले नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी कुछ विशेषताओं पर चर्चा कर लेना उचित होगा। आधुनिक हिंदी और हिंदी साहित्य के निर्माताओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र पहला ही नहीं, सबसे बड़ा नाम भी है। जहां हिंदी को उन्होंने नई चाल में ढाला, तो वहीं हिंदी साहित्य को भी नवीन दिशाधाराओं की ओर अग्रसर किया। कविता, निबंध, उपन्यास, कहानी, समालोचना, नाटक आदि विधाओं में उन्होंने स्वयं भी लेखन किया और अपने युग के लेखकों को भी इस ओर प्रेरित किया। अपने युग पर उनका प्रभाव जबरदस्त था। यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। उन्होंने स्वयं अनेक पत्रिकाएं निकालीं, जिनके माध्यम से समाज को जागृत करने का प्रयास किया। भारतेंदु का युग नवजागरण का युग था, जिसमें साहित्यिक मोर्चे पर इस नवजागरण का जिम्मा भारतेंदु ने लिया और साहित्य जगत को अपनी नवोन्मेष शालिनी ऊष्मा से स्पंदित किया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र में प्राचीन और नवीन का अद्भुत समन्वय था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी प्रशंसा में लिखा है, अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल और हेमचंद्र की श्रेणी में। एक ओर तो वे राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तिमाल गूंथते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और मंदिरों में स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। कविता के साथ भारतीय साहित्य की केंद्रीय विधाओं में नाटक का प्रमुख स्थान रहा। मौलिक एवं अनूदित दोनों तरह के नाटकों की रचना भारतेंदु युग में हुई। स्वयं भारतेंदु जी ने कई मौलिक एवं अनूदित नाटक लिखे, जिनकी कुल संख्या 17 बताई जाती है। हिंदी में नाटक विधा को विकसित करने में भारतेंदु का क्या योगदान है, इसको लेकर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का ये कथन देख लेना समीचीन होगा। भारतेंदु द्वारा लिखे गए नाटकों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से जन जागरण का था। इसके लिए उन्होंने व्यंग विनोद का सहारा भी खूब लिया है। अंधेर नगरी उनका एक व्यंग्य नाटक है, जिसमें हंसी हंसी में तत्कालीन राज व्यवस्था, समाज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर बहुत कुछ कहा गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में ये हास्य रसात्मक प्रहसन नहीं है, इसकी कोई रसात्मक परिणति नहीं है। दूसरे शब्दों में ये ऐसा नाटक नहीं है जिसमें दर्शन को शुद्ध रसानुभूति या सौंदर्यानुभूति प्राप्त होती है। इसे जन जागरण के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है, पर कलात्मक चेतना छोड़कर नहीं। इसके अभाव में ये उपदेशात्मक होकर
ना तो प्रभावशाली बन सकता था और न भावी नाट्य संभावनाओं को उजागर कर सकता था। हिंदी नाटक में उनका ये कथन है बच्चन सिंह का। इसलिए भले ही एक छोटा सा प्रहसन की श्रेणी का नाटक है, परंतु इसका प्रभाव बड़ा वेधक और व्यापक है। भारतेंदु जी का एक परिचय ये भी है कि उन्हें राजभक्त माना जाता है, बावजूद इसके कि भारत में अंग्रेजी राज पर उनकी कई व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक काव्य पंक्तियाँ और टिप्पणियाँ मौजूद हैं। अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु के राजभक्त होने या अंग्रेजी राज के समर्थक होने की धारणा को खंडित करता है और उन्हें राजभक्त नहीं, पूरी तरह से राष्ट्रभक्त सिद्ध करता है। इस दृष्टि से भी इस नाटक का विशेष मूल्य है। अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु ने सन 1881 में लिखा, मतलब कि अपनी मृत्यु से 4 वर्ष पूर्व। तब तक जो कुछ भी थोड़ी बहुत आशा उम्मीद उनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति बची रही होगी, वो भी दरकने लगी होगी। सबसे पहले नाटक का जब हम अध्ययन शुरू करें तो उसके शीर्षक पर बात करें। नाटक का शीर्षक है अंधेर नगरी। कहा जाता है कि किसी लोक कथा से उन्होंने ये शीर्षक ही नहीं लिया, घटना को भी उठाया। इसको लेकर अलग अलग विचार हैं। कोई बंगाल में प्रचलित लोक कथा बताता है, तो कोई बिहार के किसी एक जागीरदार या राजा से जुड़ी कहानी। बच्चन सिंह के अनुसार वास्तविकता तो ये है कि फांसी वाला समूचा प्रसंग बंगाल में प्रचलित एक लोक कथा पर आधारित है। ये कथा उन्हें मल्लिका द्वारा प्राप्त हुई थी। इस कथा में लोक कथा का रस भी मिलता है। इसी तरह से अंधेर नगरी नाटक की रचना की पृष्ठभूमि भी बड़ी रोचक है। इस पर भी डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी हिंदी नाटक पुस्तक में प्रकाश डाला है। वे लिखते हैं, इस नाटक के लिखे जाने की अपनी कहानी है, जिसे उन्होंने बनारस की एक संस्था द इंडियन नेशनल थिएटर के लिए लिखा था। थिएटर से वे सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। इसके रंगकर्मियों की इच्छा हुई कि वे भी पारसी और महाराष्ट्रीय नाटक मंडलियों की तरह अंधेर नगरी जैसा लोकप्रिय खेल खेलें। भारतेंदु मंडलियों का अंधेर नगरी खेलने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने उसे नया संस्कार दिया और तत्कालीन परिवेश से जोड़कर एक नई अंधेर नगरी बना डाली। अंधेर नगरी में अंग्रेजी राज व्यवस्था के प्रति गहरा व्यंग है। अंग्रेजों के प्रकोप से बचने के लिए प्रचारित किया गया कि इसे बिहार के एक राजा के सुधार के लिए लिखा गया है। बच्चन सिंह का कथन। महत्व इस बात का नहीं है कि रचनाकार ने अपने लिए सामग्री कहाँ से और कैसे ली। महत्व इस बात का है कि उसने उसका उपयोग कैसे किया। और भारतेंदु का वैशिष्ट्य लोक कथा के उपयोग के ढंग और उद्देश्य में निहित है। अंधेर शब्द का शाब्दिक संबंध यूं तो अंधेरे से है, परंतु लोक प्रचलित अर्थ इसका है मनमानापन, स्वच्छंदता, किसी समुचित व्यवस्था का अभाव। जहाँ कोई निश्चित नियम नहीं होगा, अराजकता होगी, अव्यवस्था होगी, मनमानापन होगा, चाहे वह राजा का ही क्यों ना हो, वहाँ अंधेर तो होगा ही। अतः ही अंधेर नगरी इसी अर्थ में है कि राजा के पास विवेक की आंखें नहीं है, न्याय करने वाली दृष्टि नहीं है, वह अंधा न्याय करता है। इसलिए पूरी नगरी में अंधेर मचा हुआ है। अंग्रेजी राज में भारत भी कमोबेश इसी नियति को प्राप्त था। इसलिए भारतेंदु ने अंधेर नगरी रचा। अंधेर नगरी के बाद कुछ लोगों ने महा अंधेर नगरी की रचना की, किसी ने अति अंधेर नगरी की रचना की, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो अंधेर नगरी की ऊंचाई को छू नहीं पाए। अंधेर नगरी की कथा देखें तो कथा बहुत छोटी सी है। महंत जी अपने शिष्यों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ दूर से इस नगरी की सुंदरता के आकर्षण में खिंचे चले आते हैं और अपने दोनों शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भिक्षाटन के लिए भेजते हैं। गोवर्धन दास नगर में फैले इस अंधेरपन पर मुग्ध उठता है।
जहाँ सब कुछ टकासेर मिलता है। भीख में मिले 7 पैसों में से आधे पैसों की ही 3.5 सेर मिठाई ले जाकर गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। गुरु अंधेर नगरी की इस अंधेरी व्यवस्था के आसन्न खतरे को समझकर नारायण के साथ वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। समझाने पर भी गोवर्धन नहीं जाता। अंततः वह एक दिन अंधेर के लपेट में आ ही जाता है। किसी की दीवार के नीचे किसी की बकरी के दबकर मर जाने की सज़ा होते होते कोतवाल को मिलती है और कोतवाल की गर्दन फंदे की माप की न होने से फांसी का फंदा गोवर्धन के गले तक पहुंच जाता है। पुकार पर गुरु आते हैं और फिर युक्ति से उसे बचाते हैं और उस निरंकुश तथा अविवेकी राजा की गर्दन ही फंदे में फंसवाते हैं। नाटक का कथानक छोटा सा है पर इसके निहितार्थ बड़े और व्यापक हैं। सबसे पहले तो इस नाटक के युगबोध को देखें। नगरी कभी कहीं कोई ऐसी रही होगी या ना भी रही होगी, पर लेखक ने ये अंधेर अंग्रेजी राज में भारत देश में होते महसूस किया है। भारतेंद्र इस नाटक के माध्यम से क्या कहना और कहलाना चाहते हैं ये एकदम स्पष्ट है। नाटक का युगबोध। नाटक के युगबोध को समझने के लिए अंधेर नगरी के बाजार में अलग अलग विक्रेताओं द्वारा बोले जाने वाले कथन और गीत सबसे महत्वपूर्ण है। चना जोर गरम गाने वाला घासीराम भारतीय समाज की सुसुप्त वृत्ति पर तो चोट करता ही है। ये कहकर शासन तंत्र की भी असलियत को उजागर करता है कि चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। कुंजड़न के गीत की ये पंक्तियां भी भारतीयों की दुर्दशा को व्यक्त करती हैं। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके शेर भाजी। भारतीयों की दुर्दशा ही नहीं, उसके कारणों को भी सूत्र रूप में अंतिम पंक्ति में रचनाकार ने कुंजड़न के द्वारा समझा दिया है। ले हिंदुस्तान का मेवा और फूट। भारत की समस्या की सबसे बड़ी जड़ तो यही रही कि यहाँ पर आपसी एकता और मेल में बीच बीच में बाधा आती रही। भारतीयों में फैली आपसी फूट और बैर की ये पीड़ा भारतेंद्र में कितनी गहरी थी, इसे इसी एक सूत्र वाक्य से समझा जा सकता है। ले हिंदुस्तान का मेवा और फूट, मेवा बैर और फूट। अपने एक अन्य दोहे में भी कहते हैं, भारत में सब भिन्न अति ताही सो उत्पात, भिन्न भेष भाषा विविध मतहु विविध लखात। ऐसे ही चूरन वाले का गीत भारत और भारतीयों की विडंबना को प्रकट करने में पूरी तरह से सक्षम है। देखें बीच बीच से कुछ पंक्तियाँ। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावें। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। जात वाला भी भारतीयों की लोभी वृत्ति को प्रकाशित करता है। इस पात्र के माध्यम से भारतेंद्र जी ने अपना ईमान बेचने वाले और धर्म परिवर्तन के चक्कर में फंसते जाते भारतीयों पर भी व्यंग्य किया है। टके के वास्ते झूठ को सच करें, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के नाते हिंदू से क्रस्तान, धम्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दें। 5वें दृश्य में तो गोवर्धन के गीत से रही सही कसर भी पूरी हो जाती है और अंग्रेजी राज का बिंब एकदम उभर कर सामने आ जाता है, जब वह तुलसीदास के कलिकाल के वर्णन की तर्ज पर स्थितियों का चित्रण करते हुए कहता है, अंधाधुंध मचो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा। गो द्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानव नृपत विधर्मी कोई। राजा के विधर्मी होने और विदेश में रहने की बात से एकदम स्पष्ट है कि ये अंग्रेजी शासन पद्धति पर ही व्यंग्य है। अंग्रेज राज में भले आदमी की मुसीबत तथा कुपोषण, अभाव, शोषण और दरिद्रता की मारी प्रजा के संदर्भ में प्यादे की गोवर्धन से कही गई ये बात कितनी अर्थगर्भित है। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह ना जाने क्या बात बनाए कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना गहराए।
और फिर राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है नाटक का पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्रों की दृष्टि से देखें तो इस छोटे से नाटक में पात्रों की संख्या बड़ी है। कुछ एक पात्रों को छोड़ दें तो हर दृश्य में नए नए पात्र आते हैं और जो एक बार आ गया वह दोबारा नहीं दिखता। मुख्य पात्र महंत जी और उनके शिष्य, विशेषकर गोवर्धन दास, राजा, मंत्री और कुछ हद तक कोतवाल माने जा सकते हैं। महंत जी विवेक संपन्न आदर्श गुरु हैं, जिनके कथन गोवर्धन के साथ साथ नाटक देखने पढ़ने वाले सहृदयों के लिए भी मार्गदर्शक का काम करते हैं। जब वे कहते हैं बच्चा बहुत लोभ मत करना, तो वे केवल गोवर्धन को ही नहीं सिखा रहे होते हैं, बल्कि सभी के लिए शिक्षा दे रहे होते हैं। नारायण दास गुरु परंपरा का अनुसरण करने वाला उनका एक शिष्य है जो कि संतोषी है। गोवर्धन भी उनका शिष्य है, लेकिन ये लोभी वृत्ति रखने वाला है, जिसकी कि भोग में रुचि है। इसलिए दोनों शिष्यों के नाम भी ऐसे ही रखे गए हैं, नारायण और गोवर्धन। यहाँ तक कि जिन दिशाओं में जाने को गुरु आदेश देते हैं उनके भी निहितार्थ हैं। नारायण को पूर्व की ओर भेजते हैं और गोवर्धन को पश्चिम की ओर, जो कि सभी जानते हैं कि पूरब त्यागवादी परंपरा और पश्चिम भोगवादी संस्कृति का प्रतीक है। गोवर्धन जो शिष्य है महंत जी का, वो विवेकानंद है, लोभी है और खंडित होती भारतीय मानसिकता का प्रतीक है। तो दूसरा शिष्य नारायण संतोषी प्रवृत्ति और गुरु के विचारों का अनुसरण करने वाला है। नारायण सुंदर भिक्षा की बात करता है तो गोवर्धन बहुत भिक्षा की बात करता है। यही पूर्व और पश्चिम की मानसिकता का अंतर है। पाश्चात्य सभ्यता एवं उपभोक्तावादी संस्कृति का बढ़ता प्रभाव भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के लिए अनर्थकारी है, ये संकेत भी महंत अपने दोनों शिष्यों के माध्यम से इस नाटक में देते हैं। अंधेर नगरी में पाचक वाला, कुंजलिनी जैसे पात्र भी हैं, जो कि राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं एवं अपने कथनों तथा गीतों के माध्यम से जागरण का संदेश देते दिखाई पड़ते हैं। राजा तत्कालीन भारतीय विलासी राजाओं का प्रतीक है, जो एकदम विवेकानंद है। राजा के द्वारा किए जाने वाले अशुद्ध और अटपटे उच्चारण तथा बार बार शब्दों को भूलना अंग्रेज हाकिमों के अंधेर की ओर संकेत करता है। मानव राजा रहित विदेशा कहकर लेखक ने इंग्लैंड में बैठकर भारत पर राज करने वाली महारानी विक्टोरिया को भी इस नाटक के माध्यम से लपेटे में ले लिया है। नाटक में मंत्री एक ऐसा पात्र है जो कुछ विवेक युक्त लगता है, परंतु उसका विवेक राजनिष्ठा के नीचे दबकर दम तोड़ने को मजबूर है। इस तरह से नाटक के सभी पात्र भले ही मनोरंजन करते दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वे एक गहरा अर्थ संकेत भी करते हैं। नाट्य शिल्प की दृष्टि से देखें तो भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाटक में भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों शैलियों का प्रयोग किया है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर बाटले के अनुसार भारतेंदु ने न प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र के सिद्धांत ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए और न पाश्चात्य नाट्य शास्त्र का अनुसरण ही किया। काल और परिस्थिति के अनुसार सज्जनों की परिवर्तित रुचि को देखते हुए उन्होंने दोनों नाट्य पद्धतियों का समन्वय उपस्थित किया। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है लक्ष्मी सागर बाटले का, उसमें ये बात कही है उन्होंने। अंधेर नगरी नाटक पर लोक शैली की नौटंकी का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इस पर नौटंकी का स्पष्ट प्रभाव है। भाषा की नाट्य मान्यता का क्या कहना, लोकोक्तियों मुहावरों को सीधे सड़क से उठाकर नाट्य बिंब में रूपांतरित कर दिया गया है। वस्तुतः भारतेंदु ने संस्कृत नाट्य परंपरा को लोक नाट्य और पाश्चात्य रंग कल्पना से जोड़कर हिंदी रंगमंच को नया रूप दिया। सही मायने में देखा जाए तो अंधेर नगरी अपने में एक अनूठी रचना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार रंगमंच की दृष्टि से देखने पर कोई इसे प्रहसन और कोई हास्यरस प्रधान प्रहसन कहता है। किसी की दृष्टि में इस पर नौटंकी का प्रभाव है तो किसी की दृष्टि में लोक नाट्य का। इस तरह से किसी भी रचना को किसी सुनिश्चित सांचे पर नहीं कसा जा सकता। रचना बने बनाए सांचों को तोड़कर
अपना मौलिक सांचा तैयार करती है। ये सांचा भी रचना प्रक्रिया में ही तैयार होता है। अतः इसकी रंग चेतना को कथ्य के संदर्भ में ही देखना तर्क संगत है। नाटक की भाषा शैली की बात करें तो ये बहुत रोचक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। भाषा शैली में लोक तत्वों के प्रयोग से और भी सरसता तथा प्रभु विष्णुता का समावेश हुआ है। भाषा में जनसामान्य में प्रचलित शब्दों और भावों का ही अधिक प्रयोग हुआ है, जिसमें देशजता की भी पर्याप्त स्थिति है। मोयंदार, चभा चभ, चभा का, फालसा खिरनी, टिकोरा, न्याव आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो भाषा को लोकरंग तो देते हैं पर उसे कुछ दुर्बोध भी बनाते हैं। यद्यपि ऐसे शब्दों और मुहावरों की संख्या बहुत नहीं है और जहाँ है भी तो प्रसंगवशात वहाँ अर्थ समझने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। नाटक में गीतों का तो प्रयोग है ही, साथ ही गद्य में भी लोक नाटकों की तर्ज पर खूब तुकबंदी बिठाई गई है। जैसे क्यों बे भिश्ती गंगा जमुना की किश्ती, या मैं तो जाता हूँ पर इतना कहे जाता हूँ, या फिर ये कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके शेर भाजी टके शेर खाजा है इत्यादि। उद्देश्य की बात करें तो रचना का उद्देश्य ही उस रचना को महत्वपूर्ण बनाने में योगदान देता है। ये नाटक मनोरंजक और व्यंग्य शैली में लिखा गया है, लेकिन व्यंग्य शैली में होते हुए भी, मनोरंजन की प्रधानता होते भी अंधेर नगरी एक यथार्थवादी नाटक ही कहा जाएगा, जिसमें उस समय का विद्रूप यथार्थ अपनी पूरी विडंबना के साथ प्रस्तुत हुआ है। जिस समय भारतीय जनता अंग्रेज सरकार और भारतीय राजाओं की दोहरी शासन व्यवस्था के बीच फंसी छटपटा रही थी और धूर्तों, चापलूसों, बेईमानों की चांदी कट रही थी, अंग्रेजों के मनमाने कानून आम जनता पर आतंक के साये की तरह छाए हुए थे, तब भारतेंदु ने जनता की इस करहा को अपने नाटक के माध्यम से अभिव्यक्ति दी और यूं अपने युगबोध को सबके सामने रखा। इस तरह भरपूर हास्य के साथ अपने में एक गंभीर संदेश को समाहित किए हुए इस नाटक की प्रासंगिकता सार्वकालीन है। इस नाटक के गीत इस दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावशाली बन पड़े हैं। कथा विकास को गति देने तथा मूल संवेदना को प्रकट करने में ये गीत सहायक बने हैं। परतंत्र भारत में जिन रचनाओं के द्वारा पराधीन भारत की पीड़ा को व्यंग्यात्मक अंदाज में अभिव्यक्ति देकर रचनाकारों ने जन जागरण का, सुधार का और स्वतंत्रता के लिए उठ खड़े होने का संदेश दिया, उनमें अंधेर नगरी का स्थान विशिष्ट है। ये एक ऐसा नाटक है जिसकी प्रासंगिकता किसी भी देश काल में ढूंढी जा सकती है। यही कारण है कि ये 21वीं सदी में भी पूरी रोचकता के साथ पढ़ा, देखा और मंचित किया जा रहा है। अंततः हम डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में कह सकते हैं कि भारतेंदु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। अपने कथ्य और प्रयोग दोनों दृष्टियों से ये आज भी प्रासंगिक है। यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक। ये नाटक तत्कालीन शासन व्यवस्था पर अत्यंत तीखा व्यंग्य है, जो नाटक की पूरी संरचना में घुल मिल गया है। धन्यवाद।